गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैंकिंग ज्ञान केंद्र पर। एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। गुड इवनिंग मनोज सर, बबलू जी गुड इवनिंग, आशीष जी गुड इवनिंग, और सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, और कहीं भी आपको अगर कोई डाउट आ भी रहा होगा तो आप बिल्कुल क्लियर कर रहे होंगे डाउट्स को भी। गुड इवनिंग एवरीवन। सो हमारे साथ आज काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए, और फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताना कि स्पेशल सेशन है ऑन हिंदी लैंग्वेज टेस्ट, और जैसा कि हम इवनिंग में ही सारी क्लासेस शेड्यूल्ड करते हैं, तो काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हो सकता है शायद मीटिंग को या सेशन को ध्यान से ना सुन पाते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हर एक सेशन को बहुत फोकस्ड होकर पढ़ें, समझें। ये सभी सेशंस आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से मैंने सभी से आज रिक्वेस्ट किया है कि एक बार पार्टिसिपेंट्स कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दें, और फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि आज मतलब कि इससे पहले वाले सेशन में मैंने बताया था कि आप सभी पार्टिसिपेंट्स के एक तरीके से आप कितने इंटरेक्टिंग है सेशंस में, कितना ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट भी टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन से रिलेटेड, आप किस तरीके से डाउट क्लियर कर रहे हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में दिया रखा जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ इस मतलब ये सारे पार्टिसिपेशंस के लिए फैकल्टीज के थ्रू आप सभी मतलब डिसीजन के बाद आप सभी के लिए रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स दोनों ही है। तो सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज काफी अच्छे से पार्टिसिपेट करें, और एज वेल एज मेन चीज ये है कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, और आज के सेशन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे सेशन में आज बिल्कुल प्रॉपर जैसे हिंदी का एग्जाम होता है, हिंदी व्याकरण का, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स को काफी अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, अपने मार्क्स काउंट करने की कोशिश कीजिएगा, या आप ये काउंट कीजिएगा कि मेरे कितने क्वेश्चंस गलत गए गए हैं। और थैंक यू सर। प्रदीप जी कह रहे हैं नॉलेज इज बेस्ट रिवॉर्ड मैम विच वी आर गेटिंग फ्रॉम बीजीके। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। और ये नॉलेज हम भी तभी दे पाते हैं आप सभी को नॉलेज, ताकि जब आप लोग कोऑपरेट करते हैं, काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं और बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और इसी के साथ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आप बहुत ऑनेस्टली बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं या कितने क्वेश्चंस गलत गए हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो सेशन कंडक्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। तो क्या आप सभी रेडी हैं क्वेश्चंस के आंसर बताने के लिए कमेंट सेक्शन में? ओके। तो जैसा कि पहले इससे पहले वाले सेशन में मुझे बताया गया था कि मैम अपठित गद्यांश में हम चाहते हैं कि हमें पहले से ही क्वेश्चंस पता चल जाए। तो स्लाइड्स पर तो हम क्वेश्चंस नहीं पहले से देखेंगे, बट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, और फिर आप जब अपठित गद्यांश को रीड करें तो कोशिश कीजिएगा कि क्या आंसर हो सकता है। और फिर एक बार मैं आपको, या ऐसा कर लेते हैं, एक काम करते हैं, पहले अपठित गद्यांश को रीड कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन पर आते हैं, और फिर एक बार अपठित गद्यांश पे आते हैं। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा, क्या करें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता दूं ओरली, या हम डायरेक्ट रीड करें अपठित गद्यांश को, फिर क्वेश्चंस देख के अपठित गद्यांश पर आए। क्वेश्चन मैम, पहले क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, पहले क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम इसको सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस को, और फिर हम अपठित गद्यांश को रीड करेंगे। 2 अपठित गद्यांश हैं, तो 5 क्वेश्चंस हैं। देखिएगा क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो है, छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण से लेखक का क्या तात्पर्य है।
शिक्षा ही मानव को मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। इस कथन के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। शिक्षा से मनुष्य स्व से पर की और अभिमान करने लगता है। क्यों? वर्तमान शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी किस प्रकार बन गई है, और उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ये क्वेश्चंस है। अब आप सभी पार्टिसिपेंट्स काफी ध्यान से रीड कीजिएगा, और बस हमें ये याद रखना है कि हमें हमारे अनुसार उत्तर नहीं देना है, गद्यांश के अनुसार जो उत्तर है वही उत्तर हमें सही बताना है। ठीक, तो ये रही पहली स्लाइड और यह अपठित गद्यांश। अब प्लीज सभी पार्टिसिपेंट्स एक बार रीड कीजिए, और जैसे ही आप इसे रीड कर लेते हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाऊंगी। तो शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य है। शिक्षा के बिना मनुष्य विवेकशील और शिष्ट नहीं बन सकता। विवेक से मनुष्य में सही और गलत का चयन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। विवेक से ही मनुष्य के भीतर उसके चहु और नित्य प्रतीक होते घटनाक्रमों के प्रति एक छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। शिक्षा ही मानव को मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। शिक्षा से मनुष्य अपने देश के प्रति जागृत होकर कर्तव्य विमुख हो जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं। देखिएगा, स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगता है। एक सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हाँ, निर्बल की सहायता करना, दुखियों के दुख दूर करने का प्रयास करना, दूसरों के दुख से दुखी हो जाना और दूसरों के सुख से स्वयं सुख का अनुभव करना जैसी बातें एक शिक्षित मानव में सरलता से देखने को मिल जाती हैं। इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि पढ़कर विद्यार्थी विद्वान ही नहीं बनता, वरन उसमें एक विशिष्ट जीवन दृष्टि, रचनात्मक और परिपक्वता का सृजन भी होता है। शिक्षित सामाजिक परिवेश में व्यक्ति अशिक्षित सामाजिक परिवेश की तुलना में सदैव ही उच्च स्तर पर जीवन यापन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिएगा, परंतु आज शिक्षा का अर्थ बदल रहा है। शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी बनती जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा के अंधानुकरण में छात्र सैद्धांतिक शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, समाजवाद, पूंजीवाद, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्यों आदि की सामान्य जानकारी भी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को नहीं है। यह शिक्षा का विशुद्ध रोजगारकरण है। शिक्षा के प्रति इस प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर विवेकशील नागरिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता। आई होप सभी ने रीड कर लिया होगा। आगे बढ़े। ओके। भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा रोजगार का साधन ना होकर साध्य हो गई है। इस
कुप्रवृत्ति पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। जहां मानविकी के छात्रों को पत्रकारिता, साहित्य, सृजन, विज्ञापन, जनसंपर्क इत्यादि कोर्स भी कराए जाने चाहिए ताकि उन्हें रोजगार के लिए ना भटकना पड़े। वहीं व्यावसायिक कोर्स करने वाले छात्रों को मानविकी के विषय जैसे इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र व दर्शन आदि का थोड़ा थोड़ा बहुत अध्ययन अवश्य करना चाहिए ताकि समाज को विवेकशील नागरिक प्राप्त होते रहें, तभी समाज में संतुलन बन सकेगा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण से लेखक का क्या तात्पर्य है? समन्वय की भावना उत्पन्न होना, उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध होना, मानवीयता का विकास होना, विवेकशीलता का विकास होना। बहुत ध्यान से आप सभी पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन को रीड करके आंसर बताइए। आप चाहें तो हम फिर से स्लाइड पर आ सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि एक हम एग्जाम ही दे रहे हैं और करेक्ट आंसर क्या देंगे। तो सभी पार्टिसिपेंट्स कोशिश करें आंसर बताने की। मैं यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स के नाम भी देख रही हूँ और सभी के आंसर इस तरीके से आ रहे हैं कि नाम लेना थोड़ा सा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट आंसर मैं सभी के दे रही हूँ, देख रही हूँ, बी, सी और डी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध होना। ठीक, क्लियर है लेखक का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? अच्छा, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ अपठित गद्यांश है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आप सभी को करेक्ट आंसर पता है, बस अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो करेक्ट आंसर बिल्कुल आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा ही मानव को मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। इस कथन के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। कटुता, सहृदयता की भावना का विकास, विनम्रता की भावना का विकास या घृणा की भावना का विकास। तो सभी पार्टिसिपेंट्स का आंसर आया है बी। ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ए, कटुता। शिक्षा ही मानव को मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। उपयुक्त विकल्प होगा, आप सभी का आंसर आ रहा है सर, हृदयता की भावना का विकास। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी जी सर, एक सेकंड, एक सेकंड।
ठीक, तो यहाँ पर आंसर होगा बी, सहृदयता की भावना का विकास। आप सभी का ऑप्शन सही है, आंसर है बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा से मनुष्य स्व से पर की और अभिमान करने लगता है, क्यों? शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील बनाती है, शिक्षा से मनुष्य में सेवा भाव उत्पन्न होता है, शिक्षा मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाती है, या शिक्षा मनुष्य में मानवीय भाव करती है? बताइएगा। ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ रहे हैं बी और सी। ओके ओके ओके, है तो हम देखते हैं करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर शिक्षा से स्व से पर की और अभिमान करने लगता है, क्यों? एक बार देखिएगा, आप सभी स्लाइड पर आइए, ये वाली स्लाइड पर जो हमने देखी थी। स्व से, शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के कर्तव्य विमुख हो जाता है और स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगती है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, शिक्षा मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंजू जी, सेकंड का जो आंसर है वो बी ही होगा, कटुता नहीं होगा, वो कुछ मिसप्रिंट है। सहृदयता की भावना का विकास, ये है करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी किस प्रकार बन गई है? शिक्षा के मात्र व्यवसायिक पक्ष को देखा जा रहा है, शिक्षा को मात्र सैद्धांतिक बनाकर रख दिया गया है, शिक्षा रचनात्मकता और परिपक्वता की सर्जक बन गई है, और शिक्षा को मात्र रोजगार से संबद्ध कर दिया गया है। काफी सारे पार्टिसिपेंट्स के नेम तो यहाँ पर मुझे दिखते हैं, बट कुछ पार्टिसिपेंट्स के नेम ना होकर कुछ नंबर या मोबाइल, मतलब एक तरीके से, या फिर बहुत शॉर्ट फॉर्म में नाम होते हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी फुल नेम अगर मतलब एक तरीके से लिखा करें अपना, ताकि मैं आप सभी को रिकॉग्नाइज कर पाऊं। ओके, तो आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं हम करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर है डी, शिक्षा को मात्र रोजगार से संबद्ध कर दिया गया है। क्लियर है सभी को? तो आंसर रहेगा डी। देखिए एक बार फिर से समझिएगा, वर्तमान शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी किस प्रकार बन गई है, अभी हमने पढ़ा था, जिसमें से सिर्फ रोजगार से संबद्ध कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? शिक्षा, शिक्षा का बदलता स्वरूप, शिक्षा का जीवन में महत्व, या सैद्धांतिक व व्यावसायिक शिक्षा? बताइएगा। ए बी सी डी। ठीक है, चारों ऑप्शंस आ गए हैं, और अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर है बी, शिक्षा का बदलता स्वरूप। मुझे ऐसा लग रहा है शायद, क्योंकि आज मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि सभी क्वेश्चन जरूर मतलब देखिएगा कि कितने गलत गए हैं कितने सही गए हैं, इस वजह से आप सभी के आंसर आज बहुत ज्यादा बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मतलब चारों चारों ऑप्शंस आ रहे हैं। आप लोग बहुत रिलैक्स होके आंसर बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है गलत चला भी जाए, बट इंस्टेंट आप ऐसी कोशिश कीजिए कि जैसे ही आपको क्वेश्चन देखकर पहला ऑप्शन लग रहा है, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ अभी ऐसा हो रहा होगा कि मैं सोच रहा था कि बी बताऊं बट मैंने सी बता दिया, ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या? या कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लगा हो?
कि मुझे लग तो यही रहा था जो सही है आंसर, बट एकदम से मैंने जी 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 देखिए 100% श्योरिटी के चांस नहीं है, बट हम जिस तरीके से जो जो एग्जाम हम दे रहे हैं उसमें हमारी एक तरीके से इंटेलिजेंस ही तो देखी जाएगी ना अपठित गद्यांश में, कि हम क्या समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे 100% श्योरिटी किसी भी ऑप्शन की नहीं है, लेकिन हमें मोस्ट करेक्ट आंसर पर जाना है। जैसे कि आंसर आपने जैसे बताया शिक्षा का जीवन में महत्व या सैद्धांतिक व व्यावसायिक शिक्षा, तो इस तरीके से बदलता स्वरूप जो है वो ज्यादा पॉसिबल हो पा रहा है शीर्षक। ठीक है जी जी अभिषेक सर, तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं और मेरे ही एक्सपीरियंस्ड बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी काफी सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं बैंक के लिए, बैंक के तो नहीं दिए हैं बट फिर भी जो एग्जाम्स मैंने दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज जो रहते हैं, तो काफी टाइम ऐसा होता है कि आंसर जो लग रहा है पहली बार में वो ना लगाते हुए हम दूसरी बार जब उस क्वेश्चन पर जाते हैं और गलत आंसर लगा देते हैं, और फिर जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो बहुत दुख होता है कि अरे यार आंसर मैंने जो पहले सोचा था अगर वो लगा दिया होता तो मेरा आंसर सही चला जाता। इसलिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस्ड बेसिस पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सभी को जो पहली बार में लगे आंसर, वो आंसर आप करेक्ट समझिए। इसके लिए अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी, तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो, और फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मैम इसका गद्यांश दिखाइए थोड़ा। शीर्षक जो होता है गद्यांश के दो ही फर्स्ट लाइनों में आता है, इसका शीर्षक आता है किसी भी गद्यांश का। बिल्कुल सर मैं बताती हूँ जी। तो मैं आपको जो पहले तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि मैंने हाल ही में एक एग्जाम दिया था लास्ट ईयर, और मतलब उस एग्जाम के लिए मैं ऑल ओवर 4 to 5 years से प्रिपरेशन कर रही थी, और मैंने एग्जाम भी दिया, काफी अच्छा रहा एग्जाम। एक क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगा था कि आंसर ना यही होगा, फर्स्ट टाइम में तो आंसर मैंने पेपर पर मार्क कर लिया, बट जब मैं ओएमआर शीट पर आंसर मार्क करने के लिए आई, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं गलत आंसर शायद ये देख रही हूँ, और मैंने थोड़ा सा और उस क्वेश्चन के ऑप्शंस में थोड़ा और लॉजिक लगा दिया कुछ जरूरत से ज्यादा, और वो मेरा आंसर मैंने मार्क कर दिया। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि जो मेरा एग्जाम मतलब मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, वो सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से नहीं क्लियर कर पाई। तो आज आज तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उस टाइम पे अपना ऑप्शन चेंज नहीं किया होता सेकंड टाइम में रीड करके, तो शायद वो सिलेक्शन हो जाता फर्स्ट लेवल पर। तो इसलिए ये ऑप्शन वाला जो खेल होता है ना, ये बहुत टिपिकल होता है। तो एक मार्क्स से रह जाना मतलब आपका पूरा एक साल फिर से आपको स्टार्टिंग से एग्जाम में हर एक चीज की प्रोसेस करनी पड़ेगी, और हम इतनी मेहनत करते हैं एग्जाम को लेकर कि हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारे एक ही बार में हो जाना चाहिए। इसलिए आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी आंसर आपको फर्स्ट टाइम में लग रहा है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं आंसर को लेके कि नहीं मैंने पढ़ा है आंसर यही होगा, तो फिर अब वो आंसर आप वही मार्क करिए, फिर भले ही आप 2-3 बार पढ़ने के बाद जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा हो। तो ये एक मार्क्स से रह जाने वाला जो सफरिंग है वो मेरे साथ हो चुकी है, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स तो मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट स्टिल एग्जाम का पैटर्न एक जैसा है, इस वजह से ये प्रोसेस को जरूर फॉलो कीजिएगा आप सभी लोग, और करेक्ट आंसर लगाने की कोशिश करें। ठीक जी मनोज जी, अपठित गद्यांश के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी कि हमको उसको रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर हमें अपठित गद्यांश में जो दिए गए हैं वही बताना है। ठीक, और अभी एक और अपठित गद्यांश है आप उस जी सर। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो शीर्षक आता है ना मैम, तो गद्यांश के फर्स्ट दो ही लाइनों में आता है। थोड़ा एक बार गद्यांश दिखा देंगे, कन्फर्म हो जाएगा। अच्छा जी सर, बिल्कुल सर। प्रदीप सर कह रहे हैं आपकी बात 100% सही है। जी प्रदीप जी, मैंने तो बिल्कुल इस चीज को एक्सपीरियंस्ड कर लिया है, फिर से मैंने वो इस बार एग्जाम दिया, तो मैंने यही फॉर्मूला अपनाया था कि जो पहली बार में आंसर लग रहा है वही आंसर सही होगा, तो इस वजह से इस बार मेरे मार्क्स अच्छे रहे हैं, और अब भगवान की अगर कृपा होगी तो शायद सिलेक्शन भी हो जाए। बट ये एक चीज मैंने जरूर सीखी है कि एक बार में जो चीज आपके माइंड में आ रही है वो 100% करेक्ट ही होगी,
कुछ अपवाद हो सकते हैं, बट आई होप आप सभी को मेरा एक्सपीरियंस सुन के थोड़ा बहुत भी अगर ये चीज अच्छी लगी हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप सभी। जी रतन जी, ओके, ठीक, क्लियर हुआ सभी को? तो बात ये नहीं है कि हम एक क्वेश्चन अगर सही हो जाता, तो बात ये है कि वो एक क्वेश्चन आपका अगर गलत हो गया तो आपके लिए बहुत, फिर बाद में हमें ही बुरा लगता है, अफसोस होता है कि अरे यार हो गया होता या सही आंसर दे दिया होता तो हमारा सिलेक्शन हो गया होता। इस वजह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। देखिएगा नेक्स्ट अपठित गद्यांश है, विज्ञान शब्द की, जी अनिल जी, विज्ञान शब्द की परिभाषा और क्षेत्र तथा इसकी प्रौद्योगिकी से भिन्नता के विषय में स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों में जिनके पास मानव जाति के भविष्य की चाबी है, शायद विज्ञान ही केवल एक महत्वपूर्ण अनुपम स्थिति में बिना किसी आपत्ति के सबके द्वारा स्वीकार किया जाने वाला विषय है। आज विज्ञान से हमारा अर्थ हमारे विश्व और उसके परिवेश के मूल ज्ञान से, इसके सभी क्षेत्रों में ज्ञान की नियंत्रित और नियमित खोज से है, परंतु इस ज्ञान का प्रयोग जरूरी नहीं कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाए। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट आते हैं। प्रौद्योगिकी में हम उन अनगिनत विधियों का उल्लेख करते हैं जिनसे विज्ञान को मानव सेवा के लिए प्रयुक्त किया जा सके। दोनों में स्पष्ट अंतर बताने के लिए आणविक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्तमान सर्वाधिक लोकप्रिय क्षेत्रों से उदाहरण दिए जा सकते हैं। यह विज्ञान है जिसमें भारी धात्विक तत्व यूरेनियम के नाभिक से अलग या विखंडित हुए अंशों की प्रकृति और संख्या का मापन होता है। यह प्रौद्योगिकी है जिसमें इस वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग बिजली बनाने के लिए परमाणु बिजली घर की रूपरेखा या उसे बनाने में किया जाता है। यह भी प्रौद्योगिकी है जो नैतिक रंग ले लेती है और नैतिकता तथा नैतिकता को अंकित करती है। विज्ञान तटस्थ या अनैतिक है और कभी भी नैतिक आचार या मानवीय कल्याण का विरोध नहीं कर सकता। यद्यपि एक वैज्ञानिक और तकनीशियन एक मानव होने के नाते इसका विरोध कर सकते हैं। रीड कर लिया सभी ने? उपरोक्त अवतरण किस प्रकार का है? अलंकारिक, वृत्तात्मक, वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक? बताइएगा। अभी जो हमने पठित गद्यांश पढ़ा वो उसका प्रकार कैसा है? अलंकारिक, वृत्तात्मक, वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक? ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है डी, व्याख्यात्मक। ठीक, तो सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आंसर बताया है डी, उनका आंसर करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेखक प्रयत्न कर रहा है विज्ञान की और अच्छे व्यवहार के समर्थन का। हम विज्ञान को लोगों की भलाई के लिए प्रयोग करते हैं किस सुझाव का? भौतिक विज्ञान की अपेक्षा नैतिक विज्ञान के अध्ययन का या विज्ञान और तकनीकी के बीच भेद का? बताइएगा कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर। डी सी ए, ओके। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है डी, विज्ञान और तकनीकी के बीच भेद का। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार विज्ञान ही केवल एक शक्ति है जो मानव जाति के भविष्य को निर्धारित करती है। मानवीय भाग्य को निर्धारित करने वाली कुछ शक्तियों में से एक है। भव भविष्य में मानव कल्याण का केवल यही एक साधन होगा और मनुष्य की प्रगति के रास्ते में आने वाली बहुत सी बाधाओं में से एक है। बताइएगा।
ए बी सी डी। ओके, सभी ऑप्शंस आ चुके हैं। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर है ए। लेखक के अनुसार विज्ञान ही केवल एक शक्ति है जो मानव जाति के भविष्य को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के केंद्र के विखंडन का अध्ययन क्या हो सकता है? आधुनिक तकनीकी के एक उदाहरण का विचार, विद्युत के सिद्धांतों के प्रयोग का विचार, किसी भी नैतिक उलझाव के ना होने का विचार, या सभी मनुष्यों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण होने का विचार। ये देखते हैं करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर है बी, विद्युत के सिद्धांतों के प्रयोग का विचार। ठीक, देखिए, यूरेनियम के केंद्र के विखंडन का अध्ययन क्या हो सकता है? विद्युत के सिद्धांतों के प्रयोग का विचार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है विज्ञान के लाभ और हानि। विज्ञान के लाभ और हानि, विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, और विज्ञान का बोध। बताइएगा। ओके, देखिए करेक्ट आंसर देखते हैं हम। सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ चुके हैं, और ठीक है, करेक्ट आंसर है सी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी मुहावरे हैं, मुहावरों का अर्थ आपको बताना है। कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी आप सभी आंसर बताते जाएं, ताकि हम सेशन को एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, एंड करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आई होप आप सभी ने अपठित गद्यांश में सेकंड वाले में जो मैंने आपको बताया था कि पहले जो ऑप्शन लगे वही आंसर बताएं, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के इस अपठित गद्यांश में आंसर सही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ गोबर करना का अर्थ है अच्छी चीज को बुरा कहना, बना या काम बिगाड़ना, अच्छा और बुरा मिलना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ रहे हैं बी। ओके ओके ओके, करेक्ट आंसर है बी, बनाया काम बिगाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना 3 में ना 13 में का अर्थ है बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना, या किसी काम का ना होना। बताइएगा। डी डी डी। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी, किसी काम का ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान काटना मुहावरे का अर्थ है कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। बताइएगा। ए बी बी, 90% आंसर बी है और 20% आंसर ए, नहीं 1% सी भी है। तो करेक्ट आंसर है बी, चतुर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवार की धार पर चलना का अर्थ है नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। बताइएगा। अभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ चुके हैं, आंसर है डी, कठिन कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकना घड़ा होना का तात्पर्य है चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, भयभीत होना। बताइएगा। बी और सी आंसर आ रहे हैं, करेक्ट आंसर है सी, निर्लज्ज होना। ठीक, अब है लोकोक्तियां और कहावतें।
ओखली में सिर दिया तो मूसलों के क्या डर का अर्थ है, मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है, मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते और कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है, करने ही पड़ते हैं। हाँ, तो करेक्ट आंसर है डी, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ है समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए, और पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर है ए, समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है दोनों विद्वान, दोनों तत्व के, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक। करेक्ट आंसर है डी, दोनों चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए, रौब पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर हिलाए सहलाए भेजा खाए का अर्थ है एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, या बुरा समय आते ही सचेत हो जाना। सभी पार्टिसिपेंट्स का आंसर आया है सी, और करेक्ट आंसर है सी, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु, शंकालु। बताइएगा। डी, सभी पार्टिसिपेंट्स का आंसर आया है डी, और करेक्ट आंसर है डी, शंकालु। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा, समीक्षा। बताइएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए, विवेचन। ठीक, विवेचन करना सर, छानबीन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतेवासी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। बताइएगा। ठीक है, देखते हैं हम करेक्ट आंसर। सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर लगभग आ चुके हैं। करेक्ट आंसर है सी, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोक्ष की इच्छा करने वाला, जिज्ञासु, योगी, आस्तिक, मुमुक्ष। ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ रहे हैं डी, और करेक्ट आंसर है डी, मुमुक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, निर्धन, नंगा, या दरिद्र। बताइए।
अकिंचन। सभी पार्टिसिपेंट्स का आंसर आ रहा है ए और करेक्ट आंसर है ए, अकिंचन। प्रदीप जी थोड़ा सा ध्यान देकर आंसर दीजिए, आंसर आपको सभी करेक्ट पता है, बट आप फर्स्ट ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है उसे आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ओके, देखिए अब है विलोम शब्द। जी प्रभाकर जी, देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे, बस हमें थोड़ा सा उस टाइम पे करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करना है, क्योंकि हमेशा हमें लगेगा दो ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, मृदुल का विलोम शब्द है कठिन, खराब, रुक्ष, कठोर। ठीक है, डी और सी आप सभी के आंसर आ रहे हैं और करेक्ट आंसर है सी, रुक्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणात्मक का विलोम शब्द है धनात्मक, ऋणात्मक, मानात्मक, अनात्मक। करेक्ट आंसर है ए, धनात्मक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलुष का विलोम शब्द है पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या निष्करुण। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी, निष्कलुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंजन का विलोम शब्द है अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक। ई या डी, सी डी, सी डी। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी, नश्वर। चिरंजन, चिरंजन, नश्वर, चिरंजन, नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी का विलोम शब्द है राजा, भोगी, गृहस्थ या इनमें से कोई नहीं। ओके, करेक्ट आंसर है सी, गृहस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान से आंसर करिएगा, तो ध्यान से आंसर कीजिएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द है द्रग, विप्र, व्योम, इनमें से कोई नहीं। ठीक, करेक्ट आंसर है सी, व्योम। तो प्रदीप जी करेक्ट है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची नहीं है सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। अच्छा, मैं सभी के आंसर देख रही हूँ, आंसर सभी के लगभग सही आ रहे हैं। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आंसर अगर गलत आए हैं, जो आंसर आप सही बता सकते हैं तो वहां मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन को देखने की कोशिश कीजिए। करेक्ट आंसर है डी, तनुजा। ठीक, डी है जी सर। तो दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। ये सभी के नाम होते हैं लगभग, और आई होप पार्टिसिपेंट्स में से किसी ना किसी का नाम तो भास्कर या रवि या दिवाकर या सुधाकर तो होगा। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, सुधाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्कर, रवि, दिवाकर ये एक होते हैं, सुधाकर भिन्न शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बी, दिन। ठीक है, उषा, प्रभात, सवेरा एक है, बी जो है दिन वो है। करेक्ट आंसर है अभिषेक जी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आडंबर का समानार्थी शब्द है ढोंग, तंबू, दर्प, आवाज। ढोंग, ए, ढोंग करेक्ट है सभी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरना है। ये आप सभी की डिमांड पर आया है ये टॉपिक कि रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जरूर आने चाहिए, तो आज रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस भी हैं और देखिएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। संगीत द्वारा व्यक्ति का डैश प्रभावित होता है शरीर, आचरण, अधिकार, कर्तव्य। बताइए।
ध्यान से देखिए आंसर क्या होना चाहिए। देखिए करेक्ट आंसर है बी, आचरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। संभारता में निर्धनता निर्मलन कार्य डैश गति से नहीं हो सका है। प्रशंसनीय, स्तुत्य, संस्तुत्य या अनुशंसनीय, बताइएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए, प्रशंसनीय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी का रामराज्य का स्वप्न आज तक डैश नहीं हुआ है। साकार, स्वीकार, आकार, निराकार, बताइएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए, साकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं में बड़ा काम है। प्रयोजन, आरक्षण, आयोजन, संगठन। ए सी, ए सी, ए सी। ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है सी, आयोजन। अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। देखिए आप सभी पार्टिसिपेंट्स को करेक्ट आंसर पता है, बस थोड़ा सा धैर्य पूर्वक आप आंसर देखेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 48 पार्टिसिपेंट्स हैं। आई होप सभी पार्टिसिपेंट्स आंसर बताएंगे। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें निरस्त किया, विश्वस्त किया, आश्वस्त किया, संतुष्ट किया। सी 100%। भी तो हाल फिलहाल सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर सी आ रहे हैं, बाकी हम देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। जिस तरीके से आप सभी ने आज पार्टिसिपेट किया है, आप सभी एक तरीके से डिजर्व करते हैं रिवॉर्ड भी और अवार्ड भी। बहुत मुश्किल है ये देख पाना कि बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी रही है। ठीक, तो क्या है करेक्ट आंसर देखते हैं, और करेक्ट आंसर है सी, आश्वस्त। ठीक, तो करेक्ट आंसर है सी, आश्वस्त। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन का आंसर। और वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें आश्वस्त किया। ठीक, एक सेकेंड आप सभी पार्टिसिपेंट्स रुकिएगा। क्वेश्चन ही बचा। ठीक, तो वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें आश्वस्त किया। तो प्रभाकर जी कह रहे हैं मैम लगातार 2-3 हिंदी क्लास कराएं। गुड सेशन मैम, वेरी गुड। हिंदी भी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है मैम। ठीक है। ओके, तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए और काफी अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये अवार्ड सर के द्वारा आप सभी के वोट के बाद दिया गया है। और आज का हमारा शुभ विचार है, तलब ऐसी है मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे, आएगी जो कठिनाइयां बीच में उसे वहीं पर रोक देंगे। थैंक यू एवरीवन। तो ये था बेस्ट टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में हम बिल्कुल काफी अच्छा सेशन और रखने की कोशिश करेंगे।
और जिस तरीके से आज बहुत ज्यादा विलंब हो गया है आज के सेशन में, इस वजह से ये आज का हमारा लास्ट सेशन है। विजय सर का जो आज सेशन होना था वो कल इवनिंग में 9 PM पर रहेगा, और उदय सर का जो सेशन था वो आपको मॉर्निंग में 7:30 पर सेशन मतलब कंडक्ट कराया जाएगा। तो मॉर्निंग में सेशन रहेगा। और एक सेकेंड, विजय सर, जी सर आज नहीं आ पाएंगे विजय सर, क्योंकि सेशन आज यहाँ जी 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 सर। ओके, तो आज के जितने भी सेशन बचे हैं वो कल के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो प्रदीप जी, विजय सर का सेशन कल रहेगा रात में 9 बजे, और उदय सर का सेशन रहेगा मॉर्निंग में 7:30 पर। सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, और शुभ रात्रि।